हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उनके प्रसिद्ध उपन्यास कर्मभूमि के बारे में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं फिर से प्रेमचंद जी के बारे में दोहराती हूँ। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रेमचंद जी के बारे में देखेंगे। तो मैं पहले मतलब प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ प्रेमचंद जी के बारे में। मैं फिर से बता रही हूँ प्रेमचंद जी के जीवन परिचय और उनके रचना के बारे में। आप सभी को शायद पता है, फिर से मैं बता दे रही हूँ। प्रेमचंद जो कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? मैंने कहा था 31 जुलाई 1980 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म। और उनका बचपन का जो नाम था वो क्या था? धनपत राय, जो बाद में नवाब राय और प्रेमचंद के नाम से भी जाना गए। ठीक है, जान गए हम। और उनकी माता का नाम क्या है? आनंदी देवी। और उनके पिता का नाम मुंशी अजया वरायत। ठीक है, प्रेमचंद का बचपन मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनिए। ठीक है, प्रेमचंद का बचपन अत्यंत ही अभाव और पीड़ा में व्यतीत हुआ था। जब प्रेमचंद जी का जन्म जब हुआ था तब पिता की तनख्वाह कितने थी? 20 रुपये। जब उनकी उम्र प्रेमचंद जी की उम्र 7 साल थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। और 15 साल की आयु में उनकी शादी कर दी गई। और 16 साल की उम्र में ही उनके माथे से उनके पिता का साया भी उठ गया, उनके पिता भी चले गए। तो इस उम्र में 16 साल की उम्र में ही उन पर घर की जिम्मेदारी आ गई। और उस वक्त वे 9वें दर्जे में ही थे जब 2 सौतेले भाई, उनकी माँ और पत्नी थे। ठीक है, 9वें दर्जे में ही प्रेमचंद जी उस वक्त 9वें दर्जे में ही थे जब 2 सौतेले भाई, उनकी माँ और पत्नी, इन चारों से युक्त परिवार को संभालने का जो दायित्व वो प्रेमचंद जी के ऊपर आ गया। ठीक है, और उनकी जो सौतेली माँ, तो उनकी सौतेली माँ का जो व्यवहार उनके प्रति स्नेह युक्त न था। और पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया गया। ठीक है, तो उनके दूसरे पत्नी का नाम क्या है? शिवरानी देवी। ठीक है,
उसके बाद 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वो एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए और नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और 1910 में उन्होंने इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के रूप में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। ठीक है, और ये था प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में, उनकी जीवन शैली कैसे था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रचनाएं भी किए हैं। यदि हम उनके रचनाएं के बारे में जानेंगे तो उन्होंने प्रारंभ में ही उर्दू में लेखन शुरू किए थे और 1900 के आसपास उन्होंने उर्दू में 3 उपन्यासों की रचना की। ठीक है, तो 1900 के आसपास उन्होंने उर्दू में 3 उपन्यासों की रचना की थी। कौन? प्रेमचंद जी ने। उन्होंने जो 3 उपन्यास जो 1900 में रचना की थी वो तीनों उपन्यास का नाम क्या है? उर्दू में जो लिखा गया है, हम खुरमाव, हम सवाफ और किसना, और तीसरा क्या है? असरार मुआविद। और उन्होंने और भी उर्दू में उपन्यास लिखे हैं, वो है रूठी रानी और जलवाए इशार। और 1921 में जो जलवाए इशार जो उर्दू में जो लिखा गया है जो उपन्यास है वो हिंदी में वरदान शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। उसके बाद 1918 में जो सेवा सदन प्रकाशित हुआ था जो सेवा सदन जो 1918 में प्रकाशित हुआ था वो पहला ही उपन्यास है। तो उन्होंने 1918 में जो सेवा सदन आरंभ किए थे उससे पहले 1917 में बाजारे सूत्र नामक शीर्षक से लिखे थे। ठीक है, और सेवा सदन के बाद उन्होंने 8 उपन्यास भी हिंदी में प्रकाशित किए थे। मतलब उन सेवा सदन के बाद उन्होंने 8 उपन्यास हिंदी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और उनके द्वारा हिंदी में लिखा गया जो पहला उपन्यास है वो क्या है? कायाकल्प था। ठीक है, तो ये देखिए सेवा सदन उनके जो पहला उपन्यास है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1918 में, और प्रेमाश्रम 1922। उसके बाद रंगभूमि 1925, जो कि मैं पहले जो मेरे प्रीवियस क्लास जो मैं प्रेमचंद जी के बारे में बताई थी उसमें मैं डिटेल्स उनके रचना के बारे में बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ देखिए और नोट कीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। उसके बाद कायाकल्प जो 1926 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद निर्मला जो 1927 में प्रकाशित हुआ था। प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, जो कि हम पढ़ेंगे कर्मभूमि के बारे में जो 1932 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है, अधूरा रह गया है जो उपन्यास मंगलसूत्र वो अपूर्ण है। देखिए सेवा सदन किताब, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, गबन, ये उनके उपन्यास के किताब है। ठीक है, और आधुनिक हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान युग प्रवर्तक रचनाकार का है और उसने पहले हिंदी में काल्पनिक, अयारी और पौराणिक धार्मिक रचना ही की जाती थी। और प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की थी और भारतीय साहित्य का
बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वो दलित साहित्य का हो या स्त्री साहित्य का, उसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती है। ठीक है। और प्रेमचंद का जो पहला कहानी संग्रह है वो क्या है? सुजय वतन, जो 1908 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और देशभक्ति की भावना से उत्प्रेरित होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी। सुजय वतन जो प्रकाशित हुआ था जो 1908 में, वो रोक लगा दी। और प्रेमचंद को भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी गई थी। अंग्रेजों ने प्रेमचंद को चेतावनी दे दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। तो इसीलिए धनपत राय मतलब प्रेमचंद ने नाम बदलकर कहानी लिखना शुरू कर दी। तो उन्होंने धनपत राय से प्रेमचंद नाम से उन्होंने उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी, जो जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद मरणोपरांत उनकी कहानियाँ जो है मानसरोवर, ठीक है, मैंने जो कहा था मानसरोवर जो 8 भागों में वर्गीकरण किया गया है। मानसरोवर मैंने कहा था कि मैं क्लास लूँगी मानसरोवर के बारे में, 8 भागों के बारे में बताऊंगी। और 8 भागों में मतलब 8 खंडों में एक कितने कितने रचनाएं हैं, कहाँ कितने कहानियाँ हैं, मतलब मानसरोवर भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में कितने कितने कहानियाँ, ये मैं शॉर्टकट में बताई थी। लेकिन मैं एक क्लास लूँगी जो कि मैं बता दूँगी। उसके बाद 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के जो आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी। कौन? प्रेमचंद जी ने। कुछ महीने मर्यादा पत्रिका का संपादन भार संभाला प्रेमचंद जी ने, और उन्होंने 6 साल तक माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। और 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्र जो हंस पत्रिका शुरू किया। और 1932 के आरंभ में जागरण नामक एक साप्ताहिक और निकाला। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की प्रेमचंद जी ने। कब? 1936 में। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है। उन्होंने कुछ समय तक मुंबई में फिल्म लिखने के क्षेत्र में भी काम किए, मगर यह उन्हें रास नहीं आया। इसीलिए प्रेमचंद ने कुल करीब 300 कहानियाँ, लगभग 1 दर्जन उपन्यास और कई लेख भी लिखे हैं। उन्हें कुछ नाटक, बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका पत्र आदि उन्होंने लिखे हैं। और कुछ अनुवाद कार्य भी किया है। प्रेमचंद की कई साहित्यिक कृतियों का जो है अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, ठीक है, तो जर्मन सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ था। गुदान उनकी कालजयी रचनाएं, हम भी गुदान के बारे में पढ़ेंगे। तो गुदान उनकी कालजयी रचना है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। अपने 3-4 दशक के रचनात्मक जीवन में उनने हिंदी साहित्य जगत में मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से इतना कुछ योगदान दिया जिसकी समानता कोई और नहीं कर सकता। और यदि हम प्रेमचंद जी ने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू में की थी, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। और उनका पहला उर्दू उपन्यास क्या है? असरार माविद, जो उर्दू साप्ताहिक आवाज़ एक खल्क में 1903 में, मतलब 1903 से 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। और उनका दूसरा जो उपन्यास है वो क्या है? हम खुरमा व हम सवाब था, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ था।
और उन्होंने सेवा सदन 1918 में उपन्यास से हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया, जो कि मूल रूप से बाज़ारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा गया था, लेकिन उर्दू में प्रशासक की कमी के कारण इसका हिंदी का रूप जो है वो सेवा सदन है, वो पहले प्रकाशित हुआ था। ठीक है। उसके बाद यदि हम कर्मभूमि के बारे में, उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है, तो उनके प्रसिद्ध जो उपन्यास है कर्मभूमि, यदि उसके बारे में यदि हम आलोचना करेंगे तो आप कर्मभूमि उपन्यास पहले पढ़िए, उसके बाद आप समझिए कि कर्मभूमि उपन्यास में क्या है। ठीक है। कर्मभूमि प्रेमचंद का प्रमुख सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास में प्रेमचंद की उपन्यास कला के वैशिष्ट्य का दर्शन होता है। कोई भी विधा एक विकसिता कला कुसुम की भांति है, अतः उसको उसकी समग्रता में समझने के लिए उसके सभी तत्वों को एक साथ देखने की आवश्यकता होती है। ठीक है। और कुछ आलोचक ने उपन्यास के प्रमुख 6 तत्व स्वीकार किए हैं। वो पहला क्या है? कथा वस्तु। यदि हम कर्मभूमि उपन्यास के कथा वस्तु के बारे में यदि हम जानेंगे तो क्या है इसमें ना, किसी भी उपन्यास में कथा वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि कथा वस्तु से ही पता चलता है कर्मभूमि उपन्यास में क्या है, क्या लिखा गया है, इस उपन्यास से हम क्या दिखने को मिलता है। ठीक है। तो इस उपन्यास में मतलब संपूर्ण उपन्यास की कहानी जिन उपकरणों से मिलकर बनती है वो हम कथा वस्तु कहलाते हैं। ठीक है। मतलब हम जो भी उपन्यास पढ़ेंगे तो सारे मतलब एग्जाम्पल मैं लूँगी कर्मभूमि उपन्यास, तो पहले हम कर्मभूमि उपन्यास को पहले पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़कर कंप्लीट कर देंगे। तो पढ़ने के बाद हमको जो मिला, जो सीखने को मिला, जो दिखने को मिला, उसको हम कथा वस्तु कहते हैं। यह उपन्यास की आधारभूत सामग्री है जो लेखक अपनी आवश्यकता के अनुसार विस्तृत जीवन के क्षेत्र में सुनता है, लेकिन जीवन के ऐसे मार्मिक और रोचक प्रसंगों, घटनाओं एवं परिस्थितियों का चयन करता है जो रुचिकर और प्रेरणाप्रद हो। यथार्थ जीवन से कथा वस्तु को चुने जाने के कारण उपन्यासकार इस बात का ध्यान रखता है कि वो कपोल कल्पित न लगे तथा उसमें विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का तत्व जो मौजूद हो। और कथा प्रसंग चयन के बाद लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वो अपनी कथा सामग्री को क्रमबद्ध सुसंबद्ध रूप से सुनियोजित करे और कथा में उत्सुकता और जिज्ञासा की भी अपेक्षा होती है। और उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अवान्तर मतलब प्रासंगिक अथवा गौण कथा की भी योजना की जाती है। प्रासंगिक कथा में मुख्य कथा से जितना अधिक संबंध हो, उपन्यास की सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होती है कथा वस्तु में। तो कर्मभूमि उपन्यास जो है इसमें कई सारे पात्र हैं, तो सुनिए वो कौन है, इस उपन्यास में कौन कौन पात्र है। कर्मभूमि में लाला समरकांत, अमरकांत, वो सुखदा। ठीक है। इन तीनों से संबंधित घटनाएं मुख्य कथा के अंतर्गत
आती है और सकीना, सलीम, डॉक्टर शांति कुमार, रेणुका देवी, मुनि भिखारिन के जो प्रसंग है वो गौण कथा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो कर्मभूमि जो उपन्यास है उस उपन्यास में जो 3 पात्र है वो मुख्य है। वो कौन है? लाला समरकांत, अमरकांत और सुखदा। और गौण पात्र कौन है? सकीना, सलीम, डॉक्टर शांति कुमार, रेणुका देवी, मुनि भिखारिन, ये गौण पात्र है। इस उपन्यास में मुख्य कथा और गौण कथा में खास प्रकार की तारतम्यता है और ये एक दूसरे की पूरक बनकर प्रभाव में बुद्धि करने का कार्य करते हैं। और इस उपन्यास में प्रेमचंद ने आदर्शमुखी यथार्थवाद की शैली को अपनाया है। ठीक है, ये याद रखिए कि कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने आदर्शमुखी यथार्थवादी शैली को ही अपनाया है। ये एग्ज़ाम में आएगा कि कर्मभूमि जो उपन्यास है वो उपन्यास को प्रेमचंद ने किस शैली से अपनाया है? आदर्शमुखी यथार्थवाद शैली से अपनाया है। इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने प्रारंभ में तो पात्र के अवगुण को भी दिखाया है प्रेमचंद जी ने, जो कि स्वाभाविक भी है, किंतु कथा के अंत तक पहुँचते पहुँचते सभी पात्र को आदर्श मार्ग पर मोड़ लिया है। कर्मभूमि की कथा में भारतवर्ष के स्वाधीनता आंदोलन की कहानी जो है उस कहानी के अंश को बड़े ही कौशलपूर्ण ढंग से कर्मभूमि उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो कर्मभूमि उपन्यास में क्या रखा गया है ना, भारतवर्ष के स्वाधीनता आंदोलन की जो कहानी है उस कहानी के अंश को ही बड़े ढंग से ही प्रस्तुत करके रखा गया है। इस उपन्यास की कथा राजनीति, समाज, धर्म एवं शिक्षा, ठीक है, तो राजनीति, समाज, धर्म एवं शिक्षा के विशाल क्षेत्र का जो चित्र है, ठीक है, उस चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। वह यथार्थ की भूमि पर चित्रित हुई ये घटनाएं उनको सूत्रबद्ध करने की क्षमता मतलब क्षमता से युक्त भी है। उपन्यास का जो कलेवर जो है 2 अंचल की कथाओं से मिलकर तैयार हुआ है। वो क्या है? एक काशीनगर, दूसरी हरिद्वार की समीपस्थ जो गांव की। ठीक है, दोनों कथाओं के सूत्र अमरकांत के द्वारा जुड़े गए हैं। ठीक है, तो ये उपन्यास 2 अंचल के बारे में कहा गया है। एक काशीनगर, दूसरा हरिद्वार के बारे में, हरिद्वार में जो गांव है। तो ये जो दोनों कथा मतलब जो काशीनगर की जो कथा और हरिद्वार के समीपस्थ जो गांव की जो कथा, ये कथाओं के सूत्र किससे द्वारा जुड़े गए हैं? अमरकांत के द्वारा। नगर की कथा क्या है? इसमें नगर में अछूत धार एवं मजदूर की आवासीय व्यवस्था से संबंधित है और गुदान की तरह यहाँ नगर और ग्राम की कथा भी अलग अलग नहीं प्रतीत होती है, वो एक साथ प्रतीत किया गया है, नगर और ग्राम। उपन्यास में कथा की रुचिकता खास महत्व है। तो प्रेमचंद ने
कर्मभूमि में घटनाओं की विविधतापूर्ण ढंग से योजना की है, जिससे कथा में रोचकता बनी रही है। इसी दृष्टि से सलीम शकीन का प्रेम प्रसंग, अमरकांत समरकांत का वैचारिक धरातल पर वाद विवाद एवं मतभेद और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं उल्लेखनीय है कर्मभूमि उपन्यास में। इसी तरह उपन्यास में स्वाभाविकता की रक्षा के लिए अलौकिक, अति प्राकृतिक एवं अविश्वसनीय घटनाओं से बचा गया है। हालांकि संयोग आदि का सहारा भी कहीं कहीं यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन उसने स्वाभाविकता को कोई विशेष आघात नहीं पहुँचता है। तो इस उपन्यास में देश सेवा, औच्छुद्धार, नारी स्वातंत्र्य, बचपन में मातृ प्रेम, ठीक है, बचपन में मातृ प्रेम विहीन और पिता की डांट फटकार से पीड़ित जो बच्चे, वो किस प्रकार विकास होता है, इस सब का मनोवैज्ञानिक चित्रण के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, औपन्यासिक कथा में घटनाओं का परस्पर जो संबंध होता है वो संबंध अनिवार्य है। कर्मभूमि में विषय का वैविध्य होते हुए भी घटनाएं एक सूत्र में बंधी हुई प्रतीत होती है। अमरकांत समरकांत के पारिवारिक जीवन, सकीना अमर के प्रेम तथा अमरकांत सुखदा नैना और डॉक्टर शांति कुमार, सलीम, मुन्नी, बुढ़िया पठानीन का लेखा इत्यादि से संबंधित जो प्रसंग है, वो प्रसंग को प्रेमचंद ने बहुत ही कुशलता के साथ संग्रहित किया है, जिससे कथा में असंबंधता का तनिक भी आभास नहीं हुआ है। और यदि हम कर्मभूमि उपन्यास के चरित्र चित्रण के बारे में यदि हम देखेंगे तो इस उपन्यास के भीतर परिस्थितियों को धारण करने वाला पात्र कहलाता है। पात्र जितने सजीव और यथार्थ होंगे, उपन्यास उतना ही आकर्षक होगा। अतः जहाँ तक संभव हो, मतलब जहाँ तक संभव हो सके, सभी पात्रों का सजीव चरित्र चित्रण होना चाहिए और पात्र के कार्यों और विचारों का पाठक के जो मानस पटल पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ना चाहिए। और उपन्यासकार की महानता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसके पात्र कितने समय तक पाठक के स्मृति पटल पर अंकित रहते हैं तथा उसकी भावना को किस हद तक प्रभावित करते हैं। वे पात्र जो देश काल की सीमा पार कर पाठक के चित्त में स्थायी रूप से बस जाते हैं। तो अमर पात्र, उसको हम अमर पात्र कहलाते हैं, जैसे हैमलेट, सूरदास, हुरी आदि, ये सब को हम पात्र कहलाते हैं। उपन्यासकार की महानता की एक कसौटी यह भी है कि वो अपनी कृतियों में चरित्र को कितनी विविधता दे सका है, उसके चरित्र चित्रण की सीमाएं क्या है, उसके पात्रों में कितना विस्तार है और कितनी गहराई है, ये दिखने को मिलता है। इसी प्रकार उपन्यासकार की पात्र सृष्टि स्वाभाविक है, यथार्थ है, सजीव है और मनोवैज्ञानिक भी होनी चाहिए। प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र स्वीकार करते हुए उपन्यास शीर्षक निबंध में लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ और मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो यहाँ पर प्रेमचंद ने कर्मभूमि में भी अन्य उपन्यास की भांति मानव जीवन के विविध रूपों को अंकित किया है। यद्यपि प्रेमचंद अपने पात्र का चयन समझ के प्राय सभी वर्गों से करते हैं, किंतु मध्य वर्ग के पात्र के चित्रांकन पर उनकी दृष्टि विशेष रूप से केंद्रित रहती है और वे इसी वर्ग के पात्रों को मुख्य पात्र बनाकर ही संयोजन करते हैं। कौन? उपन्यासकार ने। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने शहरी और ग्रामीण जीवन की जो कथा है
उस कथा को निरूपित किया है, परंतु शहरी जीवन का चित्रण मुख्य होने के कारण शहरी जीवन से संबंध पात्रों का ही अधिक वर्णन यहाँ पर हुआ है। और कर्मभूमि के पात्रों में यह विशेषता मुख्य रूप से पाई जाती है कि सभी पात्रों का चरित्र यथार्थ के धरातल पर प्रारंभ होकर उपन्यास के अंत में आदर्शवादी भावनाओं से उत्प्रेरित होना चाहिए। अमरकांत मातृप्रेम के अभाव में और पिता के कठोर व्यवहार के कारण पत्नी को भी वो प्रेम नहीं दे पाता है जो कि उससे उपेक्षित है। प्रेम के इस अभाव की पूर्ति के लिए वह सकीना की तरफ झुकता है और अंत में वो समाज कल्याण की भावना से प्रेरित होता है और एक आदर्श चरित्र बन जाता है। धन के लोभी कौन है? लाला समरकांत एवं विलासिता, ठीक है। धन के लोभी लाला समरकांत एवं विलासिता को ही जीवन का सब कुछ समझने वाली सुखदा अपना जीवन समाज के उद्धार संबंधी कार्यों में लगा देती है। अन्य पात्र में भी यही प्रवृत्ति दिखने को मिलता है। प्रेमचंद ने अपने लेखन का प्रारंभ उर्दू से किया है, जो मैंने पहले कह चुकी हूँ कि 1900 के आसपास उन्हें उर्दू में 3 उपन्यास लिखे हैं। वो है हम खुरमा, वो हम सबाब किसना और असरार महाविद की रचना जो किए थे। प्रेमचंद ने उर्दू में जो लिखे हैं रूठी रानी और जलवा हिसार जो उपन्यास है, वो जलवा हिसार जो है 1921 में हिंदी में वरदान शीर्षक में प्रकाशित हुआ है। तक कर्मभूमि में प्रेमचंद के सभी पात्र निजी विशेषताएं रखते हैं। लाला समरकांत, ठीक है, तो लाला समरकांत में कठोरता और लोभ की प्रवृत्ति है। अमरकांत में स्वाभिमान की प्रवृत्ति है और डॉक्टर शांति कुमार में त्याग भावना और सकीना के हृदय का निश्चल प्रेम और सलीम के कर्तव्यबोध एवं मानवीयता के विभिन्न गुणों को अनायास देखा जा सकता है कर्मभूमि उपन्यास में। और मुनि जैसी साधारण भिखारिन स्त्री में ये भी चारित्रिक विशेषता दिखने को मिलता है और वह अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन से कठिन काम करने को भी प्रस्तुत हो जाता है। कौन? भिखारिन ने। तो प्रेमचंद के अधिकांश पात्र गतिशील पात्र है। तो कर्मभूमि में जो समरकांत जो है वो प्रारंभ में अत्यंत कठोर और लोभी व्यक्ति के रूप में चित्रित किए गए हैं। वे समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होकर धीरे धीरे उदार हृदय वाले, त्यागी और गरीब का साथ देने वाले बन जाते हैं। ठीक है, कौन? समरकांत ने। इसी तरह रईस धनीराम में भी अचानक परिवर्तन आ जाता है और जिस जमीन को वो बचाने के लिए उनने पुलिस द्वारा गोलियां चलवाई उसी को वे गरीबों के मकान बनाने के लिए दे देते हैं। परिस्थिति के उतार चढ़ाव के कारण ही अमरकांत प्रारंभ में कभी पिता का व्यापार संभालता है, कभी विरोध और विद्रोह करता है। इसी तरह लगभग सभी पात्र में मानव चरित्र की सहज शक्ति और दुर्बलताओं का पर्याप्त प्रकाश भी इस उपन्यास में डाला गया है। उसके बाद कर्मभूमि में विश्लेषणात्मक और नाटकीय दोनों ही प्रणाली को अपनाया गया है। अमरकांत के चरित्र का चित्रण करते हुए लेखक ने विश्लेषणात्मक प्रणाली का उपयोग कर स्वयं उस पर टीका टिप्पणी करते हुए क्या लिखा है ना, अमरकांत की अवस्था 19 साल से कम न थी, पर देह और बुद्धि का मंदा पौधे को कभी मुक्त प्रकाश नहीं मिला। कैसे बढ़ता कैसे फैलता, बढ़ने और फैलने के दिन कुसंगति और असम में निकल गए। 10 साल पढ़ते हो गए थे और अभी ज्यों त्यों करके 8वें में पहुंचा था, किंतु विवाह के लिए ये बातें नहीं देखी जाती है। उसके बाद प्रेमचंद जी ने चरित्रांकन की नाटकीय प्रणाली के माध्यम से दो पात्र की पारस्परिक बातचीत के द्वारा विचार व्यक्त किए हैं। उन्हीं पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने अनेक स्थलों पर नाटकीय प्रणाली का जो प्रयोग करते हुए पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करने का जो प्रयत्न किया है, वो सुखदा अमरकांत के बीच
परस्पर संवाद का उदाहरण दिखने को मिलता है। कर्मभूमि के अधिकांश पात्र मध्यवर्गीय समाज से संबंधित है, ये याद रखिए। तो कर्मभूमि उपन्यास के जो अधिकांश पात्र है वो मध्यवर्गीय समाज के व्यक्ति है। इस समाज की विभिन्न समस्याएं हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन का जो गहनता है उस गहनता के माध्यम से उभर कर सामने आई है। तो इस उपन्यास में जमींदार, महाजन, कृषक, बुद्धिजीवी, समाज सुधारक, अछूत, तेजस्विनी, स्त्रियों आदि सभी पात्र इन समस्याओं का हल करने में समान योग देते हैं। इन पात्रों से उपन्यास के पाठक किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य होते रहते हैं और इसी प्रकार वे पाठक का ही प्रतिरूप बन जाते हैं। तो इस संपूर्ण जो उपन्यास है, इस उपन्यास में ऐसा प्रतीत होता है कि पात्र किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जी रहे हैं। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात भेदभाव रहित समाज की स्थापना के बाद उपन्यास की समाप्ति हो जाती है। और यदि हम कथोपकथन के बारे में यदि हम जानेंगे तो क्या है ना, संवाद, कथोपकथन अथवा वार्तालाप भी उपन्यास का एक जरूरी अंग है। कथोपकथन से अभिप्राय है पात्र का परस्पर वार्तालाप और उपन्यास में कथोपकथन पात्रों का चरित्रांकन करने के साथ ही कथा को विकसित करने में भी सहायता प्रदान किया गया है। कर्मभूमि में ऐसे कई संवाद है जिनसे भावी कथा के स्पष्ट अंकित मिलते हैं। अमरकांत और समरकांत के इस संवाद से आने वाली जो कथा है वो कथा का संकेत मिलने के साथ ही पात्र के चरित्र पर ही प्रकाश पड़ता है। तो यहाँ पर अमरकांत ने अधीर होकर यह कह रहा है कि आप बार बार उसकी चर्चा क्यों करते हैं। मैं चोरी और डाके के माल का रोजगार न करूँगा, चाहे आप खुश हो या नाराज। मुझे ऐसे रोजगार से घृणा होती है। तो मेरे काम में वैसी आत्मा की ज़रूरत नहीं। मैं ऐसी आत्मा चाहता हूँ जो अवसर देखकर हानि लाभ का विचार करके काम करे। तो ये अमरकांत ने ही कहा है। और अमरकांत और समरकांत के इसी संबंध से अमरकांत के चरित्र की दृढ़ता तथा समरकांत की धन पिपासु प्रवृत्ति का जो है वो संकेत मिलता है। कर्मभूमि में कथोपकथन सरल है, रोचक है, सजीव है और प्रसंगानुकूल भी है। और इस उपन्यास में जो भाषा पात्र के मानसिक स्तर है एवं शिक्षा है वो शिक्षा के अनुसार ही चलता है। आकार की दृष्टि से वे छोटे छोटे तथा भावाभिव्यक्ति के पूर्णत समर्थ है। अमरकांत, डॉक्टर शांति कुमार, सलीम आदि का जो वार्तालाप है वो वार्तालाप पात्र के मानसिक स्तर पर एवं अनिल चरित्र के अनुकूल है। कर्मभूमि में लेखक ने संक्षिप्त वो सरल संवाद की योजना की है। तो कर्मभूमि में लेखक ने संक्षिप्त और सरल संवादों की योजना की है और पात्रों के पारस्परिक बातचीत द्वारा उनके चरित्र के जो गुण है और जो दोष है वो पर्याप्त प्रकाश डाला गया है इस उपन्यास में। और उपन्यास के लिए मतलब उपन्यास के प्रारंभिक कथा भाग जो है वो कालेखा और अमरकांत की बातचीत से ही स्पष्ट है कि जहाँ कालेखा चोरी करना और उन चीज़ों को बेचना अच्छा समझता है, वहाँ अमरकांत को इस कार्य की घृणा थी। तो अमर ने दृढ़ता से यह कह रहे कि मैंने कह दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। पछताओगे लाला, खड़े खड़े 250 में बेच लोगे। क्यों सिर खा रहे हो, मैं इसे नहीं लेना चाहता। तो कहा जाता है कि कर्मभूमि में संवाद की भाषा पात्र अनुकूल है। अमरकांत, डॉक्टर शांति कुमार आदि पढ़े लिखे पात्र है, अतः उनकी भाषा में प्राय शब्द के शुद्ध रूप का प्रयोग है। तो इसके विपरीत अछूत पात्र जो है सुमेर, इर्दू, जंगली आदि जब बोलते हैं तो उनके शब्द तद्भव या विकृत अधिक रहते हैं। तो ठीक है, उसके बाद यदि हम देशकाल बारे में यदि चर्चा करेंगे तो देशकाल का दूसरा नाम है वातावरण।
तो इस उपन्यास में देशकाल, वातावरण या युग धर्म की सजीवता भी आवश्यक है। तो इसी कारण लेखक अपने उपन्यास में युग विशेष और देश विशेष की सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, आचार विचार, संस्कृति, सभ्यता और विचारधारा पर प्रकाश डालता है, जिससे कि उपन्यास वास्तविक और सजीव बन जाए हैं। तो पात्र के कथन, क्रियाकलाप, वेशभूषा, खान पान, आचार विचार, ये सब स्वाभाविकता से झलकनी चाहिए। ठीक है, तो ये था प्रेमचंद जी के देशकाल, वातावरण के बारे में। ठीक है, क्या है इसमें देखिए। उसके बाद कर्मभूमि में युग जीवन का समग्र चित्रण सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यह राष्ट्रीय उत्थान का युग था। प्रत्येक क्षेत्र में जीवन संघर्षमय तथा अस्त व्यस्त हो रहा था। पाखंड, ढोंग एवं जो बाह्याडंबर ने धर्म का रूप धारण करके अशिक्षित जनता का जीवन को जो दुभर कर दिया था। अंधविश्वास और भाग्यवाद ने जनता को धर्मभीरु बना दिया था। महंत धर्म के नाम पर जो भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे थे और वर्ग व्यवस्था के हथियार के द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जा रहा था। समाज का आधार धन था। उस समय नारी की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं थी। छूआछूत की समस्या इतनी प्रबल थी कि कोई भी अछूत मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। तो इस उपन्यास में अमरकांत चरखा काटने के कार्य को आत्मशुद्धि का साधन मानता है और इससे गांधी युगीन आंदोलन का आभास भी मिलता है। वास्तव में कर्मभूमि में गांधी के विचारों, प्रवृत्तियों तथा सुधारों को व्यवहारिक रूप में मिलता है। अंत में इनकी अहिंसा तथा जो समझौतावादी प्रवृत्ति जो है वो यहाँ पर दिखने को मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कर्मभूमि में देशकाल का सजीव निरूपण किया गया है, जो समसामयिक समाज का प्रभावशील और सच्चा चित्र अंकित दिखने को मिलता है। तो उसके बाद ये देखिए कि कर्मभूमि उपन्यास में भाषा शैली कैसे था, तो ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम कर्मभूमि उपन्यास के उद्देश्य के बारे में जानेंगे तो प्रेमचंद जी ने कर्मभूमि उपन्यास क्यों लिखे, कोई तो उद्देश्य होगा ना। तो साहित्य की सभी विधाओं का उद्देश्य आदान प्रदान करना है, तो उपन्यास भी उससे वंचित नहीं है। साहित्य आनंद प्रदान करता है किंतु वो सस्ते मनोरंजन का साधन नहीं बन सकता है। तो उपन्यास के उद्देश्य के संदर्भ में प्रेमचंद ने स्वयं ही कहा कि उपन्यास में युगीन और समस्याओं का चित्रण करना ही मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो उपन्यास के जो समस्या है उस समस्या को चित्र करना ही उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति का संघर्ष निभाता दिखाई पड़ता है। अतः मनुष्य के अनुभव की गहराई और उससे समृद्ध करने का जो सार्थक प्रयत्न है वो किसी भी उपन्यास का सार्थक उद्देश्य माना गया है। इस संबंध में अन्यत्र प्रेमचंद ने भी कहा है कि जब हम देखते हैं कि भांति भांति के राजनीतिक और सामाजिक बंधन में जकड़े हुए हैं, जिधर निगाह उठती है दुख और दरिद्र का भीषण दृश्य दिखाई देते हैं और विपत्ति का करना क्रंदन सुनाई देता है, तो कैसे संभव है कि किसी विचारशील प्राणी का हृदय पिघल न उठे। तो ये प्रेमचंद जी ने कहा है। तो कर्मभूमि में भी प्रेमचंद के अन्य उपन्यास की भांति ही महान उद्देश्य निहित किए हैं। वो क्या है ना, अछूतों एवं किसानों का उद्धार तथा दंभी एवं विलासी व्यक्तियों के जीवन तथा चरित्र में परिवर्तन लाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। तो कर्मभूमि उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था ना, अछूत एवं किसानों का उद्धार तथा दंभी एवं विलासी व्यक्ति के जीवन तथा चरित्र में परिवर्तन लाना ही कर्मभूमि उपन्यास का मुख्य उद्देश्य था। अमरकांत को नायक बनाकर उसके जीवन की विविध घटनाओं द्वारा प्रेमचंद जी ने अपने उद्देश्य को मूर्त रूप प्रदान
किया है। उपन्यास के अंत में अछूत को मंदिर प्रवेश का जो अधिकार वो अधिकार दिलाकर तथा किसानों की लगान विषयक समस्या पर विचार करने के लिए एक समिति बनाकर इसमें अधिक से अधिक जनता के ही प्रतिनिधि है और अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए लेखक को देखा जा सकता है कि लाला समरकांत और रईस धनीराम के चरित्र में भी परिवर्तन आता है और पुलिस के अत्याचार और अधिकारी वर्ग की कठोर एवं अन्यायपूर्ण नीति का जो प्रदर्शन है वह प्रदर्शन कर्मभूमि उपन्यास का उद्देश्य है। इन सब के सजीव चित्रण में उपन्यासकार को पर्याप्त सफलता मिली है। समाज के विभिन्न वर्गों की यथार्थ दशा का चित्रण करना भी उनका उद्देश्य था और इसके माध्यम से उनने जनमानस को आंदोलित करके अभिष्ट की प्राप्ति भी कर ली है। कहा जा सकता है कि कर्मभूमि की रचना में प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य क्या है ना, तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन का जो अंकन जीवन का अंकन करते हुए अछूतधार नारी स्वतंत्र राष्ट्र प्रेम स्वाधीनता आंदोलन की भावनाओं को मुखरित करना रहा है और युग पुरुष महात्मा गांधी के आदर्शों से अनुप्राणित इस उपन्यास से सत्य अहिंसा सहिष्णुता सत्याग्रह आदि विचार को प्रतिपादित करते हुए प्रेमचंद ने अपने उद्देश्य को साकार किया है और कर्मभूमि में उनके समाज सुधार का क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत एवं व्यापक फल पर प्रस्तुत हुआ है। धार्मिक मनोवृत्ति के संकुचन के द्योतक संघर्ष जो है वो संघर्ष निम्न वर्ग में जागृति का प्रतीक है। प्रेमचंद ने अपने सुधारवादी विचारों को प्रतिपादित करने के लिए समाज की विभिन्न समस्याओं का आधार ग्रहण किया है और उन्होंने आदर्शमूलक सुधारवादी उद्देश्य की स्थापना भी सफल रूप में किए हैं। तो उपन्यास के तत्व के आधार पर कर्मभूमि एक सफल रचना है। उनकी कथा वस्तु रोचक संबंध और प्रभाववाचक है। चरित्र चित्रण भी स्वाभाविक है। तो उसके बाद प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाकघर विभाग की ओर से 31 जुलाई 1980 ये भी याद रखिए कि 30 रुपये के पैसे की जो मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया है प्रेमचंद जी के बारे में स्मृति में। तो गोरखपुर के जिस स्कूल में वो शिक्षक थे वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है, ये याद रखिए। और इसके बरामदे में एक भित्तिलेख है जिसका चित्र दाहिनी तरफ दिया गया है, जहाँ उनसे संबंधित वस्तु का एक संग्रहालय भी है। उसके बाद कर्मभूमि उपन्यास की जो समस्या है वो समस्या क्या है ना, ये उपन्यास एक समस्यामूलक उपन्यास है और प्रेमचंद जी को भी समस्यामूलक उपन्यासकार माना जाता है। और प्रेमचंद जी ने जितने सारे उपन्यास लिखे हैं उस उपन्यास में राजनीतिक सामाजिक पारिवारिक विविध प्रकार की समस्याएं वर्णित है। उनके प्राय सभी उपन्यास में कोई एक प्रमुख समस्या मिलती है। प्रमुख समस्या के साथ साथ अन्य समस्याओं भी उल्लेख हुआ है। कर्मभूमि के बारे में यदि हम देखेंगे तो कर्मभूमि में प्रेमचंद ने अपने समय के समाज तथा सामाजिक समस्याओं का जो चित्र है वो चित्र अंकित किया है। उपन्यास का आरंभ आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना से होता है तथा अंत किसान की शोषित दशा के समाधान के लिए कमेटी के गठन द्वारा होता है। लेखक ने कर्मभूमि में नगर एवं गांव की समस्याओं के भिन्न भिन्न चित्र प्रस्तुत किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। नगर एवं गांव के सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक प्रवृत्ति के चित्रांकन द्वारा लेखक ने अपने समसामयिक युग का सुंदर चित्र उपस्थित किए हैं। उपन्यास का युग धर्म है अपने चतुर्दिक वातावरण से प्रभावित हो उसकी समस्याओं का चित्रण करना। प्रेमचंद सहृदय थे, अतः जनता के दुख दर्द ने उनको व्याकुल कर दिया था और उनकी व्याकुलता से ही उन्हें उसे अभिव्यक्ति दी और उनका समाधान प्रस्तुत किया गया है। और देश की विषमता कभी कभी उनको इतना व्याकुल कर देती थी कि वो ऐसी क्रांति के लिए उत्सुक हो उठते थे जो इन सब विषमताओं को अंत कर दे। तो अमरकांत इस विचार से ही क्रांतिकारी मनोवृत्ति प्रकट होकर कहा कि
वह अब क्रांति में ही देश का उद्धार समझता था। ऐसी क्रांति में जो सर्वव्यापक हो, जीवन में मिथ्या आदर्श का, झूठ सिद्धांतों का, परिपाटियों का अंत कर दे, जो एक नए युग की प्रवर्तक हो। तो ये देखिए रेड पेन में जो लिखा गया है ये याद रखिए पढ़कर। प्रेमचंद की प्रमुख समस्या क्या है? अछूत है। वो दो रूपों में अछूत की समस्या उभारा गया है। एक तो सामाजिक तिरस्कार, दूसरा उपेक्षा की दृष्टि की तरफ दृष्टि से, और दूसरे मतलब जो अछूत के रूप मतलब जो प्रेमचंद के जो है कर्मभूमि उपन्यास जो है, उपन्यास की समस्या अछूत है। वो अछूत समस्या दो भागों में उभारा हुआ है। एक तो सामाजिक तिरस्कार और उपेक्षा की दृष्टि से, और दूसरा क्या है? किसान के रूप में उनकी कठिनाइयों पर विचार क्या है। समस्या का प्रथम पहलू नगर की कथा से ही आरंभ होता है, दूसरा ग्राम की कथा से। इस प्रमुख समस्या के अतिरिक्त मजदूरी के आवास की समस्याएं, सामाजिक धर्माडंबर की समस्याएं, शिक्षा संबंधी समस्या, किसानों की समस्या, पारिवारिक समस्या, स्त्रियों की समस्या आदि पर भी लेखक ने विचार किया है। और अछूत के मंदिर में प्रवेश का अधिकार न था, और मंदिर में कथा का जो आकर्षण है वह अंत्योज को मंदिर में खींच लाता है। तो उन्हें मंदिर में घुसता देख ब्रह्मचारी कहते हैं कि बात क्या है, यहाँ लोग भगवान की कथा सुनते आते हैं कि अपना धर्म भ्रष्ट करने आते हैं। भंगी चमार जिसे देखो घुसा चला आता है। ठाकुर जी का मंदिर न हुआ सराय हुए, तो विचार को जूते खाने पड़े। और शांति कुमार अछूत की इस दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए कहते कि तुम तन मन से दूसरों की सेवा करते हो, पर तुम गुलाम हो। तुम्हारा समाज में कोई स्थान नहीं, तुम समाज की बुनियाद हो, तुम्हारे ऊपर समाज खड़ा है, पर तुम अछूत हो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते। तो शांति कुमार और सुखदार नगर में अछूत की मंदिर प्रवेश का अधिकार प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करते हैं। शांति कुमार सुखदार ने असंख्य लोगों की आहुति देकर अंत में अपना अधिकार पाने में सफल होते हैं। और ग्राम के अछूत किसानों की समस्या, किसानों और अछूत दोनों की समस्याओं को प्रतिनिधित्व करती है। गांव में दरिद्रता छाती पीट पीट कर रो रही है, और उनके बच्चे स्कूल में पढ़े भी नहीं सकते थे। अज्ञान और अशिक्षा का साम्राज्य था। अछूत को चेतना और सुशिक्षा की आवश्यकता थी, और अमर उनसे सुशिक्षा का प्रचार करता है और उन्हें लिखना पढ़ना सिखाता है। अमर ने उनके मन में सम्मान और स्वाभिमान की भावना जागृत करता है, और किसानों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। और प्रेमचंद ने उनकी दुर्वस्था का चित्रण करते हुए ये लिखा गया है, तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 1929 का वर्ष दुनिया भर में मंदी का वर्ष था। मंदी के कारण सब वस्तुओं का भाव गिर गया था। ऐसी स्थिति में उसके लिए लगान चुकाना भी मुश्किल हो गया था। अतः किसान लगाम में छूट चाहते थे, किंतु अमर के प्रार्थनापूर्ण निवेदन पर भी महंत ने बात न कर का भी वे डट कर, ठीक है, तो महंत ने बात न मानी। लेकिन किसानों में जागृति आ चुकी थी। सबने हड़ताल और आंदोलन का सहारा लिया। सरकार की तरफ से किए जाने वाले जो दमन है, वो दमन का भी वे डट कर मुकाबला करते रहे। और अमर और गांव के अन्य लोग जो है वो लोग प्रतिकार करने का कारण पकड़ जाते हैं। अंत में किसानों की दशा पर विचार करने के लिए सरकार और जनता में समझौता हो जाता है और कैद छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रेमचंद जी के
प्रसिद्ध उपन्यास जो कर्मभूमि, उस कर्मभूमि के हम पात्र के परिचय के बारे में डिटेल्स हम जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसे लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, बताइए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा ऑल क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।